स्मार्ट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि यानी लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में हम भूमि संसाधनों के प्रकार, उपयोग, समस्याएं, कृषि के प्रकार और भारत की कृषि व्यवस्था को सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो के साथ साथ नोट्स भी तैयार रखें ताकि आपकी रिवीजन मजबूत हो सके। हमारी ई बुक भी उपलब्ध है जिसे आप और गहराई से पढ़ने के लिए खरीद सकते हैं। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर तुरंत खरीदें और अपनी स्टडी को और आसान बनाएं। चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार। भारत की कृषि ये सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है, ये तो एक महाप्रयास है। सोचिए, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था जो हर दिन दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरती है। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों को खिलाने की कहानी है जो हर दिन दोहराई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। ये सच में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय प्रयासों में से एक है, एक जादू जो हर सुबह हर रोज होता है। आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जमीन की, फिर देखेंगे कि खेती की रिदम क्या है, यहाँ के सीजन्स कैसे हैं। उसके बाद हम एक टूर लेंगे यहाँ की मुख्य फसलों का, फिर उस गेम चेंजिंग क्रांति की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और आखिर में आज के चैलेंजेस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के एग्रीकल्चर को समझना है ना, तो सबसे पहले उस कैनवास को समझना पड़ेगा जिस पे ये पूरी तस्वीर बनती है। और वो कैनवास क्या है? वो है भारत की जमीन। अच्छा, तो भारत की जमीन इस्तेमाल कैसे होती है, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात जो यहां दिखती है वो ये है कि देश की लगभग आधी जमीन, जी हां, पूरे 46% नेट सोन एरिया यानी निवल बोया गया क्षेत्र है। सीधे शब्दों में ये वो जमीन है जहां डायरेक्ट खेती होती है। तो ये नेट सोन एरिया जो हमने कहा, इसका मतलब क्या है आखिर? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये वो जमीन है जिस पर सच में फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं। यही हमारे देश के फूड प्रोडक्शन की नींव है, वो ग्राउंड जीरो जहां से सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, जमीन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सवाल यह है कि इस जमीन पर खेती होती कब है और कैसे? इसका जवाब नेचर के अपने कैलेंडर में छिपा है, यानी मौसम के साइकिल में। भारत में बेसिकली 3 मुख्य एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं। एक है खरीफ जो पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट है, जैसे चावल की फसल। फिर आती है रबी यानी सर्दियों का मौसम जिसमें इरिगेशन का इस्तेमाल करके गेहूं जैसी फसलें उगाते हैं। और आखिर में आती है जायद, गर्मियों की एक छोटी सी फसल जिसमें तरबूज, सब्जियां, ये सब होता है। और ये साइकिल ये पूरे साल चलता रहता है। अब खेती के तरीकों की बात करें तो भारत में मोटा मोटी 2 तरीके हैं। एक है रेनफेड यानी वर्षा निर्भर, जो पूरी तरह से बस मानसून के भरोसे है, और दूसरा है इरिगेटेड यानी सिंचित, जहां नहरों से, कुओं से पानी देकर फसल उगाई जाती है। इसका मकसद सीधा सा है, पानी की कमी न होने देना और पैदावार को मैक्सिमाइज करना, खासकर उन फसलों के लिए जिन्हें पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो हमने कब और कैसे तो देख लिया, अब टाइम है ये जानने का कि भारत के खेतों में आखिर उगता क्या है। चलिए एक क्विक टूर लेते हैं देश की सबसे इंपॉर्टेंट फसलों का। सबसे पहले आते हैं फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न। ये फसलें समझ लीजिए भारत की फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है। देश की 2/3 से भी ज्यादा खेती की जमीन पर यही उगाए जाते हैं, और इनमें सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? चावल और गेहूं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत इन दोनों के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। काफी बड़ी बात है ये। अब चावल की बात करते हैं। चावल सिर्फ एक फसल नहीं है, ये तो भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन की थाली का मुख्य हिस्सा है। ये एक खरीफ की फसल है जिसे पानी बहुत पसंद है, और हमारे कल्चर में, त्योहारों में ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सब जानते ही हैं। और फिर आता है गेहूं, फूड सिक्योरिटी का दूसरा बड़ा पिलर। ये ज्यादातर रबी सीजन में उगाया जाता है, और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तो ये स्टेपल फूड है। अच्छा, पेट भरने वाली फसलों के अलावा कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो सीधा सीधा देश की इकोनॉमी को चलाती हैं। इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स, जैसे कि गन्ना, कपास यानी कॉटन, जूट जिसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और हाँ, चाय और कॉफी। ये सब किसानों और देश दोनों के लिए इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
अब आते हैं उस टॉपिक पर जो इंडियन एग्रीकल्चर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसी घटना, एक ऐसा गेम चेंजर जिसने देश का नक्शा ही बदल दिया। 1960 के पहले की बात करें तो इंडिया खाने के अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हालात ठीक नहीं थे। फिर आई हरित क्रांति। हुआ ये कि हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज, फर्टिलाइजर्स और बेहतर इरिगेशन का एक पूरा पैकेज लाया गया और इसने तो जैसे जादू ही कर दिया। 1970 आते आते खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में अनाज का प्रोडक्शन लिटरली आसमान छूने लगा। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस क्रांति की भी एक कीमत थी। एक तरफ फायदा यह हुआ कि इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर बन गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसका दूसरा साइड यह था कि इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच का गैप और बढ़ गया और केमिकल्स और पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी जमीन को लंबा नुकसान पहुंचाया, जिसका असर हम आज तक देख रहे हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं आज के दौर में। देखिए, हरित क्रांति ने उस वक्त की कई प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर दी, लेकिन उसने कुछ नई और शायद और भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस पैदा कर दिए जिनसे हम आज जूझ रहे हैं। आज का भारतीय किसान एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है। कभी मौसम की मार, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, तो कभी जमीन की खराब होती सेहत। एक तरफ मॉडर्न खेती के लिए लिए गए कर्ज का बोझ है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या है, वो है पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे और छोटे होते जा रहे खेत। इन सभी चैलेंजेस के बीच एक नंबर ऐसा है जो सिचुएशन की गंभीरता को सही मायने में दिखाता है, 60% से भी ज्यादा। अब सोचिए, ये 60% आखिर है क्या? इसका मतलब ये है कि इंडिया के 60% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जरा अंदाजा लगाइए, ये एक शहर के एक छोटे से ब्लॉक से भी कम एरिया है। अब खुद सोचिए, इतने से जमीन के टुकड़े पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना फाइनेंशियली कितना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या? क्लाइमेट चेंज और लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के बीच ये साफ है कि इंडिया को एक और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है। लेकिन वो अगली क्रांति कैसी होगी? उसका स्वरूप क्या होगा? यही सवाल और इसका जवाब ही इंडिया का आने वाला कल तय करेगा। भारत में खेती ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। और आज हम बात करने वाले हैं इसी जीवन शैली में आए सबसे बड़े बदलाव की। ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है ना, जिसमें जबरदस्त संघर्ष था, कमाल का इनोवेशन था और साथ ही कुछ ऐसे नतीजे भी जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से देखते हैं। और ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए इस आंकड़े को, 58%। आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी, सोचिए आधी से ज्यादा, अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर ही निर्भर है। बस यही एक नंबर बता देता है कि हम कितने बड़े और कितने अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं साल 1947 में। भारत को अभी अभी आजादी मिली है। उस वक्त ना खेती का मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, बस इतना कि किसी तरह गुजारा चल जाए। और जो नया नया देश बना था, उसके सामने सचमुच चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। और उन चुनौतियों में सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी बंटवारा। बंटवारे ने देश के सामने खाने का एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हुआ ये कि जो सबसे उपजाऊ जमीन थी ना, वो जमीन जहां नहरों से सिंचाई होती थी, उसका 1/3 हिस्सा, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान में चला गया। अब भारत के पास कोई चारा नहीं था, उसे तुरंत कुछ बहुत बड़ा, बहुत डिसाइसिव कदम उठाना ही पड़ता। तो सवाल अब बहुत सीधा सा था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही थी, करोड़ों लोग थे, और दूसरी तरफ खेती के लायक अच्छी जमीन कम हो गई थी। तो सवाल यह था कि भारत अपने लोगों का पेट भरेगा कैसे? और जानते हैं, इसी एक सवाल के जवाब में वो क्रांति छिपी थी जो आगे चलकर भारत का पूरा भविष्य बदलने वाली थी। और फिर आया 1960 का दशक। अब इस बड़े संकट से निपटने के लिए एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही साहसी रणनीति अपनाई गई। एक ऐसी रणनीति जिसने भारतीय खेती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी को नाम दिया गया हरित क्रांति। अब यह सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं था, नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी के दम पर देश के सबसे बड़े संकट से लड़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। देखिए, मकसद सिर्फ लोगों का पेट भरना नहीं था, असली मकसद था देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।
तो इस क्रांति की सफलता का राज क्या था? वो था एक पैकेज। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कमाल की रेसिपी थी जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। पहला, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, मतलब ऐसे चमत्कारी बीज जो बहुत बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक जो इन बीजों को तेजी से बढ़ने में मदद करते थे। और तीसरा, कंट्रोल में सिंचाई, यानी इन खास बीजों को सही वक्त पर सही मात्रा में पानी देना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली तो नतीजा किसी जादू से कम नहीं था। और इस पैकेज ने जो कर दिखाया वो सच में कमाल था। अनाज का उत्पादन आप देखिए, देखते ही देखते आसमान छूने लगा। जहां सालों से कमी चल रही थी, वहां पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के गोदाम अनाज से लबालब भर गए। और नतीजा ये, भारत ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की। ये सिर्फ एक लाइन या एक नारा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सोचिए, जो देश कल तक अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वो अब अपने दम पर अपने करोड़ों लोगों का पेट भर रहा था। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू था। ये जो शानदार कामयाबी मिली ना, इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, और इसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए जिनसे देश आज भी जूझ रहा है। तो चलिए इसकी विरासत को देखते हैं। एक तरफ फायदे जबरदस्त थे, देश को अनाज इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, पैदावार इतनी बढ़ गई कि हम एक्सपोर्ट तक करने लगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इसका फायदा हर किसान तक नहीं पहुंचा। जो अमीर और साधन वाले किसान थे वो और अमीर हो गए, लेकिन छोटे किसान इस दौड़ में पीछे छूट गए। और सबसे बड़ी चिंता की बात, खेतों में जो अंधाधुंध केमिकल्स डाले गए, उन्होंने धीरे धीरे हमारी जमीन और पानी में जहर घोलना शुरू कर दिया। और एक बात और समझना बहुत जरूरी है, ये जो क्रांति थी ना, ये पूरे भारत में एक जैसी नहीं फैली। इसका फायदा कुछ खास इलाकों तक ही सिमट कर रह गया, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये वो जगहें थी जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। नतीजा ये हुआ कि देश के कुछ हिस्से तो बहुत तरक्की कर गए, बहुत अमीर हो गए, और बाकी देश पीछे रह गया। और राज्यों के बीच अमीरी गरीबी का ये जो फर्क है, वो आज भी साफ साफ दिखाई देता है। तो चलिए अब अतीत से निकलकर आज की बात करते हैं। हरित क्रांति ने जो बीज बोए थे, आज के किसान उसी की फसल काट रहे हैं, अच्छी भी और बुरी भी। उस दौर में लिए गए फैसले और उस दौर की समस्याएं ही आज भारतीय खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ में हैं। तो आज की सच्चाई क्या है? ये काफी उलझी हुई है। आज भी हमारे किसान अच्छी बारिश के लिए आसमान की ओर ही देखते हैं। ज्यादातर किसानों के पास जमीन के इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं कि उन पर खेती करना अब फायदे का सौदा रहा ही नहीं। सालों तक केमिकल डालने से जमीन की ताकत, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है, और इन सब के ऊपर किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ। और ये सारी समस्याएं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यही सब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो आज हमारे सामने है। क्या भारत के खेत आने वाले भविष्य में हमारी बढ़ती आबादी का पेट भर पाएंगे, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना? क्या हम पैदावार और पर्यावरण के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बना पाएंगे? इसी सवाल का जवाब खोजना शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के उस अविश्वसनीय सफर की जिसने देश को भूख और कमी के दौर से निकालकर आत्मनिर्भरता और उम्मीद तक पहुंचाया। ये सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य की कहानी है। तो सबसे पहले आइए इस बात के पैमाने को समझते हैं। आज भी भारत की लगभग 58% आबादी, मतलब आधी से भी ज्यादा, अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर ही निर्भर है। तो ये कोई एक इंडस्ट्री भर नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज की, आप कह सकते हैं, जीवन रेखा है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली थी, उस वक्त हमारे खेतों की, हमारे किसानों की हालत क्या थी? इसका मतलब देखिए बड़ा सीधा सा था। ज्यादातर किसान बस इतनी ही फसल उगा पाते थे जिससे उनका और उनके परिवार का पेट भर जाए। बाजार में बेचने या देश के लिए अनाज का भंडार बनाने के लिए उनके पास कुछ खास बचता ही नहीं था। ये एक बहुत ही नाजुक हालत थी। मतलब बस एक खराब मॉनसून और देश में भूखमरी का खतरा मंडराने लगता था। एक तो ये सिस्टम पहले से ही बहुत कमजोर था, और ऊपर से देश के बंटवारे ने हालात और भी बिगाड़ दिए। हमारी 1/3 सबसे उपजाऊ और सिंचित जमीन पाकिस्तान में चली गई। नतीजा, आजाद भारत पर एक बहुत बड़ा खाद्य संकट मंडरा रहा था।
लेकिन कहते हैं ना, जब चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं तो समाधान भी कुछ असाधारण ही होते हैं। और यहीं से भारतीय कृषि के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जिसे हम सब हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। 1960 का दशक आते आते ये सवाल अब कोई किताबी सवाल नहीं रह गया था। ये एक राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका था। लगातार 2 साल पड़े भयंकर सूखे ने देश को भुखमरी की कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। हालत इतनी खराब थी कि हमें दूसरे देशों से अनाज मंगवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। और इसी गहरे संकट का जवाब थी हरित क्रांति। अब ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी वैज्ञानिक योजना थी। इसका मकसद था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती का पूरा तौर तरीका ही बदल देना। तो इस क्रांति की रेसिपी क्या थी? देखिए, इसकी कामयाबी का राज किसी एक चीज में नहीं, बल्कि 3 पावरफुल चीजों के एक पैकेज में छिपा था। पहला, ज्यादा पैदावार देने वाले नए किस्म के बीज। दूसरा, उन बीजों को तेजी से बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद। और तीसरा, पानी की कमी ना हो इसके लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं। और इसके नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाया गया, वहां गेहूं के उत्पादन में तो जैसे विस्फोट ही हो गया। पैदावार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत ने वो कर दिखाया था जो कुछ साल पहले तक एक सपना सा लगता था। तो इसका सबसे बड़ा हासिल क्या था? यही कि जो देश कल तक खाने के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो अब अपनी पूरी आबादी का पेट भरने में सक्षम था। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने देश को अकाल के डर से, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी कामयाबी की कोई न कोई कीमत होती है। हरित क्रांति के भी कुछ ऐसे नतीजे हुए जिनके बारे में सोचा नहीं गया था और जो अक्सर नकारात्मक थे। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका फायदा हर किसी को बराबर नहीं मिला। जो अमीर किसान थे, जो नई टेक्नोलॉजी और खाद बीज का खर्च उठा सकते थे, वो तो और अमीर हो गए, लेकिन छोटे किसान पीछे रह गए। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। साथ ही इसका असर भी कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा, जिससे देश में क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी। और फिर आती है पर्यावरण की लागत। ज्यादा पैदावार की होड़ में हमने रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि धीरे धीरे हमारी जमीन की सेहत ही खराब होने लगी। जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति कम हो गई। ज्यादा सिंचाई की वजह से मिट्टी में खारापन बढ़ने लगा और वो बंजर होने लगी। हरित क्रांति की ये जो विरासत है, अच्छी और बुरी दोनों, वो आज भी हमारी खेती के सामने खड़ी चुनौतियों को तय करती है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं। देखिए, बढ़ती आबादी के कारण खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। आज भारत के 60% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब आप सोचिए, इतने छोटे खेत पर मॉडर्न तरीके से खेती करना और उससे मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का भारतीय किसान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी कर्ज के बोझ तले दबा है। पैदावार भी दुनिया के हिसाब से कम है और जमीन की सेहत भी लगातार गिर रही है। ये समस्याएं बहुत गहरी और उलझी हुई हैं, जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। भारत ने एक बार तो खाद्य संकट पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अब चुनौती बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे देश की बढ़ती हुई जरूरतें भी पूरी हों और हमारी जमीन और पर्यावरण भी सुरक्षित रहें? इस सवाल का जवाब ही भारत की अगली कृषि क्रांति की दिशा तय करेगा और हमारा भविष्य भी। भारत की कृषि ये सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है ना? ये तो करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी की कहानी है। तो आज हम इसी कहानी को जरा गहराई है समझेंगे, जमीन से लेकर हमारी थाली तक, कि आखिर ये इतनी बड़ी व्यवस्था चलती कैसे है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े सवाल से करते हैं। सवाल ये कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट हर रोज भरता कैसे है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है और इसका जवाब छिपा है भारत की जमीन और यहाँ की खेती के तरीकों में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे।
सबसे पहले जमीन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मौसम के हिसाब से खेती कैसे चलती है, देश की मुख्य फसलें कौन सी हैं, फिर उस हरित क्रांति पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में आज के दौर की चुनौतियों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जमीन, क्योंकि भाई सारी कहानी की जड़ तो यही है। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। भारत की कुल जमीन का लगभग 45.5% मतलब करीब करीब आधा हिस्सा सीधा सीधा खेती के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए इस बात को, देश का आधा भूभाग सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाने के काम आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कृषि हमारी पहचान और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है। तो ये जो निवल बोया गया क्षेत्र है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो जमीन है जिस पर असल में फसलें बोई और काटी जा रही हैं। यही है भारत के खेतों का असली दायरा। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। खेती की ना अपनी एक धुन होती है, एक लय होती है, जो पूरी तरह से मौसम के इशारों पर चलती है। तो भारत में किसान साल को मोटे तौर पर 3 फसली मौसमों में बांटते हैं। पहला है खरीफ, जो मानसून के साथ आता है। इसी में चावल जैसी फसलें लहलहाती हैं। फिर आती है रबी की फसल, मतलब सर्दियों की फसल, जब गेहूं पकता है। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मौसम और आता है जिसे जायद कहते हैं, जो हमें गर्मियों में तरबूज और सब्जियां देता है। अब जाहिर है खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी, और पानी के हिसाब से देखें तो भारत में खेती की 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सिंचित खेती, जहां नहरों, ट्यूबवेल से पानी का पक्का इंतजाम है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी दुनिया है वर्षा निर्भर खेती की, जो हर साल बस मॉनसून का इंतजार करती है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ सुरक्षा है तो दूसरी तरफ थोड़ा जोखिम। तो अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, फसलें। आखिर भारत की जमीन पर उगता क्या क्या है? चलिए एक छोटा सा दौरा करते हैं। देखिए, हमारी खाने की थाली और देश की खाद्य सुरक्षा, ये 2 मजबूत कंधों पर टिकी हैं, चावल और गेहूं। चावल जो देश के ज्यादातर हिस्सों का मुख्य भोजन है, और गेहूं जो खासकर उत्तर भारत की जान है। और हम सिर्फ इन्हें खाते ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। अच्छा, सिर्फ खाने वाले अनाज ही नहीं है, कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। हमारी चाय में जो चीनी घुलती है वो गन्ने से आती है, जो कपड़े हम पहनते हैं उनका धागा कपास से बनता है, और असम और दार्जिलिंग की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है। ये सब हमारे खेतों की ही तो देन है। अब हम आते हैं भारतीय कृषि के इतिहास के शायद सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसा दौर जिसने भारत की किस्मत ही पलट कर रख दी। हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की। तो ये हरित क्रांति आखिर थी क्या? देखिए, 1960 के दशक की बात है। भारत ने बाहर से, मतलब मेक्सिको से गेहूं के और फिलीपींस से चावल के कुछ ऐसे बीज मंगवाए जो चमत्कारी थे, मतलब बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। और जब इन बीजों को भरपूर पानी और रासायनिक खाद मिली तो जो नतीजे आए वो कमाल के थे। तो ये सब हुआ कैसे? आजादी के बाद हालात ये थे कि भारत को खाने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। फिर आए ये नए जादुई बीज। सरकार ने एक पैकेज की तरह इन बीजों को पानी और खाद के साथ पंजाब, हरियाणा जैसे सिंचित राज्यों में उतारा, और नतीजा, उत्पादन में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। भारत जो कल तक अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस क्रांति ने हमें खाना तो दिया, पर इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। एक तरफ देश आत्मनिर्भर बना, किसानों की आय बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा उन्हीं राज्यों को मिला जहां सिंचाई थी, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। और केमिकल के बेतहाशा इस्तेमाल ने हमारी जमीन और पानी की सेहत बिगाड़नी शुरू कर दी, जिसका असर आज भी दिखता है। और यही हमें लेकर आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, यानी आज के दौर ने। हरित क्रांति को कई दशक बीत चुके हैं, और अब हमारे किसानों के सामने नई तरह की चुनौतियां हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये नंबर है, 60%। इसका मतलब है कि भारत के 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी करीब 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है। जरा सोचिए, देश के आधे से ज्यादा किसान एक फुटबॉल के मैदान से भी छोटे खेत पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। और जब खेत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हों तो उसका सीधा असर पड़ता है। एक तो आमदनी कम होती है, दूसरा आप बड़ी मशीनें जैसे ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और धीरे धीरे खेती एक घाटे का सौदा लगने लगती है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं।
अब मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा, कभी ज्यादा तो कभी कम। जमीन की उपजाऊ शक्ति भी घट रही है, और क्योंकि खेती पूरे साल काम नहीं देती, लाखों लोग साल के कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भारतीय कृषि की जो सबसे बुनियादी समस्या है वो है कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोगों का बोझ। यही वो दबाव है जो पूरे सिस्टम पर असर डालता है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ मौसम बदल रहा है, दूसरी तरफ आबादी लगातार बढ़ रही है। ये तो साफ है कि भारत को एक और कृषि क्रांति की जरूरत है। पर सवाल ये है कि भारत की अगली कृषि क्रांति का स्वरूप क्या होगा, वो कैसी दिखेगी? और इसी सवाल के जवाब में भारत की खेती का भविष्य छुपा है। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के खेतों से लेकर उसकी तकदीर तक ले जाएगा। ये कहानी है जबरदस्त बदलाव की, उम्मीद की और हिम्मत की। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो भूखमरी की कगार पर था, वो दुनिया का पेट भरने वालों में से एक कैसे बन गया? ये सिर्फ खेती किसानी की कहानी नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान और उसके वजूद की कहानी है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत को नई नई आज़ादी मिली थी। जरा सोचिए, 1947 में देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी करोड़ों लोगों का पेट भरना। और तो और बंटवारे में हमारी 1/3 सिंचित जमीन यानी खेती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन पाकिस्तान में चली गई। हालात इतने खराब थे कि हमें भुखमरी से बचने के लिए दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ रहा था। अब देखिए उस वक्त की मुश्किलें क्या थीं। हमारी पूरी खेती बस मॉनसून के भरोसे थी, और मॉनसून का तो पता ही है, कभी आता था कभी नहीं। पैदावार बहुत ही कम थी, इतनी कम कि आज के मुकाबले तब गेहूं की पैदावार चौथाई ही होती थी। ज्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे बिखरे हुए खेत थे, और ट्रैक्टर या नई तकनीक जैसी चीजों का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। और इन सब के ऊपर देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। वाकई ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिर 60 के दशक में एक बड़ा मोड़ आया। इस संकट से निकलने के लिए एक बहुत ही साहसिक एक नई रणनीति अपनाई गई, और इसी को हम आज हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये हरित क्रांति थी क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक मिशन था। इसका एक ही लक्ष्य था, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन, खासकर गेहूं और चावल का, इतना बढ़ा देना कि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये एक क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब इस क्रांति की सफलता का राज था पैकेज टेक्नोलॉजी में। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें सबसे पहली चीज थी हाई यील्ड वैरायटी, यानी ज्यादा पैदावार वाले बीज। ये एक तरह से जादुई बीज थे, लेकिन इन बीजों को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए भरपूर खुराक चाहिए थी। तो यहां काम आए रासायनिक खाद और कीटनाशक। फिर इन प्यासी फसलों को पानी की गारंटी देने के लिए नहरों और ट्यूबवेल का जाल बिछाया गया। और आखिर में इन सारे कामों में तेजी लाने के लिए आए ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें। मतलब ये एक पूरा पैकेज था जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये बात उस समय की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। मकसद एकदम सीधा था, हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो क्या ये क्रांति कामयाब हुई? इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि नतीजे कितने जबरदस्त थे। ये चार्ट पूरी कहानी कह देता है। आप देखिए, कुछ ही सालों के अंदर गेहूं का उत्पादन लगभग दुगना हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तो देश के अन्न भंडार बन गए। ये सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं थी, ये एक कृषि चमत्कार था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को भुखमरी के मुंह से निकाल लिया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा, भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। जो देश कल तक खाने के लिए अनाज आयात कर रहा था, अब वो दूसरे देशों को अनाज बेचने की हालत में आ गया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जानते हैं, इस आत्मनिर्भरता ने भारतीय खेती को एक नई धुन, एक नई लय दे दी। अब किसान साल भर कुछ न कुछ उगा सकते थे। मॉनसून में खरीफ की फसलें जैसे चावल, कपास, सर्दियों में रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों, और गर्मियों में ज़ैद की फसलें जैसे तरबूज और सब्जियां। इससे न सिर्फ देश का पेट भरा, बल्कि गांव में लोगों की आमदनी भी बढ़ी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हर बड़ी कामयाबी की कोई न कोई कीमत होती है। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं।
इस क्रांति के दो चेहरे थे। एक तरफ देश आत्मनिर्भर बन रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो रही थीं। सोचिए, एक बड़ा किसान जिसके पास पैसा और जमीन थी, वो तो ट्रैक्टर और खाद खरीदकर और अमीर हो गया। लेकिन एक छोटा किसान जो ये सब नहीं खरीद सकता था, वो और पीछे रह गया। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला बढ़ गया। और तो और इसका फायदा भी पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को और गेहूं, चावल जैसी कुछ ही फसलों को मिला। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी पर्यावरण की। ज्यादा पैदावार के लालच में हमने जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। पंजाब जैसे राज्यों में जहां ये क्रांति सबसे कामयाब रही, वहां आज जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है और जमीन के नीचे का पानी भी खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। ये उस सफलता की एक छिपी हुई लेकिन बहुत बड़ी कीमत थी। और एक और समस्या थी, अल्प रोजगारी की। मतलब किसानों को काम तो मिला, लेकिन साल भर नहीं। फसल बोने और काटने के समय तो काम होता था, पर बीच के कई महीने उनके पास कोई काम नहीं होता था। इससे पता चलता है कि आर्थिक फायदा हर किसी तक बराबर नहीं पहुंचा। तो इन सारी कामयाबियों और नाकामियों से सबक लेकर आज भारतीय कृषि किस मोड़ पर खड़ी है, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आज भी हमारी खेती कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। सोचिए, हमारे 60% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। मॉनसून पर निर्भरता आज भी काफी हद तक बनी हुई है। हमारी पैदावार दुनिया के कई देशों के मुकाबले अभी भी कम है। जमीन का पानी लगातार घट रहा है और इन सबका सबसे ज्यादा बोझ छोटे किसानों पर पड़ता है, जो अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर ला के खड़ा कर देती हैं। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की अगली कृषि क्रांति का चेहरा कैसा होगा? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर ही हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और करोड़ों किसानों का भविष्य टिका है। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी यात्रा की, जिसमें एक देश भुखमरी के मुहाने से निकलकर 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरने लगा। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक कीमत भी थी, एक ऐसी कीमत जिसके असर से हम आज भी जूझ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो अकाल से जूझ रहा था, वो अचानक दुनिया का फूड पावर हाउस कैसे बन गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को बहुत जरूरी बना देता है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था, खासकर खेती को लेकर। देखिए, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो भारत की खेती की मानो कमर ही टूट गई। हुआ ये कि देश की 1/3 सिंचित जमीन, मतलब वो जमीन जहां पानी की अच्छी व्यवस्था थी, वो पाकिस्तान में चली गई। इससे खाने पीने का एक भयानक संकट पैदा हो गया था। अब इस हालात से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। जैसे कहा गया कि कमर्शियल फसलों की जगह अनाज उगाओ, जो जमीन खाली पड़ी है उस पे खेती करो। कोशिशें तो हुई, लेकिन आबादी तेजी से बढ़ रही थी और खेती के तरीके वही पुराने थे। तो ये शुरुआती जुगाड़ असल में बड़ी समस्या का हल नहीं बन पाए। और फिर 1960 के दशक में हालात और भी बिगड़ गए। लगातार 2 साल सूखा पड़ा। जो भी शुरुआती प्लान थे वो सब फेल हो गए। हालत ये थी कि देश एक बहुत बड़ी भुखमरी की दहलीज पर खड़ा था और हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा था। और कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी भयानक संकट के बीच से एक नया, एक क्रांतिकारी आइडिया निकला, एक ऐसा तकनीकी समाधान जिसे दुनिया ने बाद में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना। तो सवाल उठता है कि यह हरित क्रांति आखिर थी क्या? सीधे सीधे कहें तो यह एक सोची समझी पॉलिसी थी, एक पैकेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन बढ़ाना, और बढ़ाना भी ऐसा वैसा नहीं, अभूतपूर्व तरीके से। चलिए इस पैकेज टेक्नोलॉजी को थोड़ा और समझते हैं। इसमें 3 चीजें थीं जो एक साथ काम करती थीं। पहला, ज्यादा पैदावार देने वाले बीज, जिन्हें हाई यील्डिंग सीड्स कहते हैं। दूसरा, केमिकल खाद यानी फर्टिलाइजर्स। और तीसरा, सिंचाई की मॉडर्न व्यवस्था। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सोचिए, नए बीजों को ज्यादा भूख लगती थी तो उन्हें केमिकल खाद चाहिए था, और इन दोनों को काम करने के लिए चाहिए था ढेर सारा पानी। अब ऐसा नहीं था कि ये नई टेक्नोलॉजी पूरे देश में एक साथ लागू कर दी गई। नहीं, इसकी शुरुआत बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हुई। इसे सबसे पहले उन इलाकों में लाया गया जहां पहले से पानी की अच्छी व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लॉजिक सिंपल था, जहां सफलता की गारंटी सबसे ज्यादा हो वहीं से शुरू करो।
तो ठीक है, प्लान बन गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? और यकीन मानिए जो नतीजे आए वो हैरान कर देने वाले थे। इसने भारत की खेती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आप बस इस एक आंकड़े से अंदाजा लगाइए, हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना! ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो छलांग थी जिसने भारत को अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से आजाद कर दिया। हम आत्मनिर्भर बन गए। और ये कहानी सिर्फ गेहूं और चावल की नहीं है। इस क्रांति ने पूरे एग्रीकल्चरल कैलेंडर को एक तरह से सिक्योर कर दिया। अब खरीफ हो, रबी हो या जायद, तीनों मौसमों में फसलें लहलहा रही थीं। जाहिर है इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी। तो कुल मिला के तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक देश जो भुखमरी से बचने के लिए अनाज इंपोर्ट करता था, अब न सिर्फ आत्मनिर्भर था बल्कि अनाज एक्सपोर्ट भी करने लगा था। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस अविश्वसनीय सफलता के साथ कुछ ऐसे नतीजे भी जुड़े थे जो बहुत लंबे समय तक असर डालने वाले थे, और उनका असर हम आज तक महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इस सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। एक तरफ जाहिर है देश को खाद्य सुरक्षा मिली, खेती मॉडर्न हुई और किसानों का एक नया मिडिल क्लास भी बना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इलाकों में तो तरक्की हुई पर बाकी पिछड़ गए। खेती बस कुछ ही फसलों तक सिमट कर रह गई और अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला वो और भी बढ़ गया। और शायद सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारी जमीन को, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। मतलब जिन तरीकों से हमने बम्पर पैदावार हासिल की, वही तरीके हमारी मिट्टी का दम घोटने लगे। बहुत ज्यादा सिंचाई से जमीन में नमक बढ़ गया और केमिकल खाद और कीटनाशकों ने मिट्टी की कुदरती ताकत को ही खत्म करना शुरू कर दिया। और इसका असर पड़ा छोटे किसानों पर। देखिए, भारत के 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इन छोटे छोटे खेतों पर मॉडर्न खेती बहुत महंगी पड़ती है। नतीजा, कई किसान नए बीज और खाद खरीदने के चक्कर में कर्ज के जाल में फंस गए, और ये खाई अमीर और गरीब किसानों के बीच लगातार बढ़ती चली गई। तो ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और भारत में खेती का भविष्य क्या होगा? क्या हमें एक और क्रांति की जरूरत है? देखिए, आज भारत एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ हमें बढ़ती आबादी का पेट भरना है, जिसके लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, और दूसरी तरफ हमें पहली हरित क्रांति से हुए पर्यावरण के नुकसान से भी निपटना है। ये एक बहुत मुश्किल चुनौती है। और इसी के साथ हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी होनी चाहिए। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ हमारा पेट ही ना भरे, बल्कि हमारी जमीन, हमारे पानी और हमारे किसानों, इन सब का भी ख्याल रखे। आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत के खेतों की कहानी को करीब से जानने के लिए। ये वो जगह है जहां से पूरे देश का पेट भरता है। तो ये सिर्फ जमीन और फसलों की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और उनकी जिंदगी की कहानी है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये देश अपना पेट भरता कैसे है? सुनने में यह सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और ये जवाब हमें भारत की जमीन, यहाँ के मौसम और इतिहास की परतों में मिलेगा। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत से शुरू करना जरूरी होता है, और भारतीय खेती की कहानी की जड़ें वो हैं इसकी जमीन में। इसे ऐसे समझिए कि भारत की पूरी जमीन एक बहुत बड़े नेशनल प्रोजेक्ट की तरह है, और सरकार के पास इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। जमीन के हर एक टुकड़े का हिसाब रखा जाता है। पर यह जानना भी दिलचस्प है कि ये हिसाब रखता कौन है और कैसे। देखिए, भारत में जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने के 2 मुख्य विभाग हैं। एक है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी भू राजस्व विभाग। ये बताता है कि जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ खेती हो रही है, कहाँ सड़क बन गई, और जाहिर है ये आंकड़ा बदलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, जो देश का ऑफिशियल फिक्स्ड भौगोलिक एरिया तय करता है। तो एक तरह से एक डायनामिक है और दूसरा परमानेंट। तो इस जमीन को बांटा कैसे गया है? कुछ हिस्से तो जंगल हैं, कुछ जमीन गैर खेती के कामों में इस्तेमाल होती है, जैसे सड़कें और फैक्ट्रियां। कुछ जमीन बंजर है तो कुछ जानवरों के लिए चारागाह। एक बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी है परती भूमि की, मतलब वो जमीन जिसे किसान कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है ताकि जमीन अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, नेट सोन एरिया
यानी वो जमीन जहां असल में हमारी फसलें लहलहाती हैं। ठीक है, तो जमीन का नक्शा तो हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और खेती के उन असली चक्रों को समझते हैं जो पूरी तरह से मौसम की धुन पर नाचते हैं। भारत में खेती का कैलेंडर पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता है। यहाँ 3 मुख्य सीजन हैं। पहला खरीफ, जो मॉनसून के साथ शुरू होता है, जिसमें चावल और कपास जैसी फसलें होती हैं। फिर आती है रबी, यानी सर्दियों की फसल, जिसमें गेहूं और सरसों की बहार होती है। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जायद का, जो हमें तरबूज, खीरे और सब्जियों जैसी ताजगी भरी चीजें देता है। अब बात करते हैं पानी की, जो खेती की जान है। मोटे तौर पे 2 तरह की खेती होती है। एक है सिंचित खेती, जहां नहरों, ट्यूबवेल से पानी देकर बारिश की कमी को पूरा किया जाता है। और दूसरी है वर्षा निर्भर खेती। जरा सोचिए, भारत के करोड़ों किसान आज भी हर साल उम्मीद से आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी और आजीविका मॉनसून पे टिकी होती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जुआ है। चलिए अब इस कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा दौर जिसने भारत की खेती और उसकी किस्मत दोनों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज़ादी के ठीक बाद भारत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। बंटवारे में देश की 1/3 सबसे उपजाऊ और सिंचित जमीन पाकिस्तान में चली गई थी। ये एक जबरदस्त झटका था, क्योंकि अब देश को कम जमीन से कहीं ज्यादा लोगों का पेट भरना था। और 1960 के दशक तक आते आते हालात बद से बदतर हो गए। लगातार 2 साल सूखा पड़ा और देश में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए। भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था। अब एक बहुत बड़े और साहसी कदम की जरूरत थी। और वो कदम था हरित क्रांति। ये एक मिशन था ज्यादा उपज देने वाले नए किस्म के बीजों, खाद और सिंचाई का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन आसमान पर पहुंचाना, खासकर गेहूं और चावल का। ये एक ऐसा दांव था जो देश की तकदीर बदलने वाला था। और वो दांव काम कर गया। देश न सिर्फ अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना, बल्कि अनाज इंपोर्ट करने वाले देश से एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। ट्रैक्टर और नई तकनीक खेतों तक पहुंचे। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारत को भुखमरी की कगार से उठाकर दुनिया के अन्न भंडारों में से एक बना दिया। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस सफलता की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसका फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों को मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। केमिकल और पानी के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन की सेहत बिगड़ने लगी। अमीर किसान और अमीर हो गए, जबकि छोटे किसान और पीछे छूट गए। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि आज भारत के खेतों में क्या क्या उगता है। और यकीन मानिए, ये विविधता हैरान कर देने वाली है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयान करता है। भारत में खेती की जाने वाली कुल जमीन का 2/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाने में इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि देश के हर नागरिक का पेट भरना आज भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इन अनाजों का राजा है चावल, करोड़ों भारतीयों का मुख्य भोजन। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चावल उत्पादक हैं। इसे खूब पानी और नमी चाहिए, इसलिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य इसके सबसे बड़े गढ़ हैं। चावल के बाद नंबर आता है गेहूं का, जो देश की दूसरी सबसे जरूरी फसल है। ये सर्दियों की फसल है, जिसे ठंडा और थोड़ा सूखा मौसम चाहिए, और इसके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सबसे आगे हैं। लेकिन खेती का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, यह हमारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी भी है। सोचिए, हमारी चाय में जो चीनी है या हमने जो कपड़े पहने हैं, इन सब का कच्चा माल खेतों से ही तो आता है। अगर रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, पूरे टेक्सटाइल उद्योग की जान है। और फिर है जूट, जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इससे बोरियां और थैले बनते हैं और इसकी ज्यादातर खेती पश्चिम बंगाल के गंगा डेल्टा में होती है। अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, वो चुनौतियां जिनका सामना आज का भारतीय किसान और हमारी पूरी कृषि व्यवस्था कर रही है। आज की चुनौतियां कई हैं और बहुत गंभीर हैं। मॉनसून का कोई भरोसा नहीं रहा, हमारी पैदावार दुनिया के हिसाब से अब भी कम है, जमीन की सेहत लगातार बिगड़ रही है, और सबसे बड़ी बात, किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है।
इन सारी समस्याओं का बोझ सीधा उस किसान पर पड़ता है जो हर दिन एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है। और यहाँ एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। भारत में 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब आप ही सोचिए, जमीन के इतने छोटे छोटे टुकड़ों पर मॉडर्न खेती करके मुनाफा कमाना कितना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन है। इससे किसान बस किसी तरह अपना गुजारा कर पाता है, तरक्की नहीं। तो हम इस सफर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ रही है और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, तो भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी होगी? क्या वो टेक्नोलॉजी से आएगी या फिर टिकाऊ खेती के तरीकों से? इस सवाल का जवाब ही भारत के आने वाले कल की खाद्य सुरक्षा को तय करेगा। तो चलिए, आज भारत के विशाल और सच कहें तो काफी जटिल कृषि सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो मिट्टी से शुरू होती है और करोड़ों लोगों की थाली तक पहुंचती है। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर वो कौन सा इतना बड़ा सिस्टम है जो 1.4 अरब से ज्यादा लोगों को हर रोज खाना खिलाता है? इस सवाल का जवाब भारत की खेती की जड़ों में छिपा है। आज हम सबसे पहले जमीन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि खेती किस मौसम के हिसाब से चलती है, देश की मुख्य फसलों पर नजर डालेंगे, फिर उस ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी सुनेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में बात करेंगे आज के बड़े चैलेंजेस की। तो हर कहानी की शुरुआत कहीं से तो होती है, और खेती की कहानी शुरू होती है जमीन से। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि भारत अपनी सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल करता कैसे है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक चीज जो सीधे सीधे ध्यान खींचती है वो है ये सबसे बड़ा हिस्सा, 45.5%। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी जमीन पर सीधे खेती होती है। इसी से अंदाजा लग जाता है कि एग्रीकल्चर इस देश के लिए कितना जरूरी है। तो ये निवल बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में, ये वो जमीन है जिस पर असल में फसलें उग रही हैं। ये वो जमीन है जो सच में हम सबका पेट भरती है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई, पर इस जमीन पर खेती होती कैसे है? देखिए, भारतीय खेती पूरी तरह से प्रकृति की लय पर चलती है, मतलब मौसम और पानी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये एक गजब का साइकिल है। पूरे साल की खेती को मोटा-मोटी 3 मौसमों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ, जो मॉनसून के बारिश के साथ आता है, जिसमें चावल जैसी फसलें होती हैं। फिर आती है रबी की फसल, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, जायद का, जिसमें सब्जियां और तरबूज जैसी चीजें उगती हैं। अब पानी कहाँ से आ रहा है, इसके आधार पर खेती के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक है सिंचित खेती, जहां नहरों या ट्यूबवेल से पानी की गारंटी होती है, और दूसरी तरफ है वर्षा निर्भर खेती, जो पूरी तरह से आसमान की मेहरबानी पर टिकी है। मतलब एक तरफ सिक्योरिटी है तो दूसरी तरफ सिर्फ इंतजार और अनिश्चितता। तो जमीन समझ ली, मौसम समझ लिया, अब बात करते हैं उन फसलों की जो भारत में उगती हैं। यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है फसलों में कि बस कमाल है। सबसे पहले बात करते हैं 2 सुपरस्टार्स की, चावल और गेहूं। ये दोनों ही अनाज भारत की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। एक तरफ चावल है जो देश के ज्यादातर हिस्सों का पेट भरता है, तो दूसरी तरफ गेहूं जो खासकर उत्तर भारत की थाली की शान है। और सबसे बड़ी बात, हम इन दोनों के टॉप प्रोड्यूसर्स में से हैं पूरी दुनिया में। लेकिन बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, बात इकोनॉमी की भी है। यही जमीन कमर्शियल फसलें भी उगाती है, जैसे गन्ना जिससे बनती है चीनी, कपास जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जान है, और हाँ, हमारी वर्ल्ड फेमस चाय जिसकी खुशबू तो दुनिया भर में फैली हुई है। अब चलते हैं भारतीय कृषि के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की। तो आखिर ये हरित क्रांति थी क्या? इसे ऐसे समझिए, 60 का दशक था। भारत में कुछ नए हाई यील्ड वैरायटी के बीज लाए गए। गेहूं के बीज मैक्सिको से, चावल के फिलीपींस से। और जब इन बीजों को भरपूर पानी और खाद का साथ मिला तो जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। प्रोडक्शन लिटरली आसमान छू गया। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था और फिर आत्मनिर्भर बन गया। आजादी के बाद हमें अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था,
फिर आई ये पैकेज टेक्नोलॉजी। इसे खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी जैसे उन इलाकों में लागू किया गया जहां पानी था, और नतीजा, प्रोडक्शन में ऐसा उछाल आया कि हमें बाहर से अनाज मंगाना बंद करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस हरित क्रांति की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी क्योंकि इसका फायदा उन्हीं इलाकों को मिला जहां पानी था। और जमीन पर असर, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी, पानी का लेवल नीचे जाने लगा। हरित क्रांति को कई दशक हो गए और आज भारतीय कृषि के सामने बिल्कुल नए और शायद और भी ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस हैं। तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को समझने के लिए सिर्फ एक नंबर काफी है, 60%। ये क्या है? ये उन किसानों का आंकड़ा है जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। और जब जमीन का टुकड़ा इतना छोटा हो तो क्या होता है? आमदनी कम हो जाती है, बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं हो सकती और कई बार तो खेती करना एक घाटे का सौदा बन जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे करोड़ों किसान हर रोज जूझते हैं। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज भी हमारी 2/3 से ज्यादा खेती मॉनसून पर निर्भर है, और मॉनसून अब कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। जिस जमीन ने हमें दशकों तक पाला वो अब केमिकल्स के बोझ से थक रही है। और एक और बड़ी समस्या है अल्प रोजगार की, मतलब खेती से साल भर का काम नहीं मिल पाता। तो अगर इस पूरी पहेली को एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसी होगी: बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोगों का बोझ। यही वो दबाव है जो पूरे सिस्टम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। और यही से निकलता है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, दूसरी तरफ लगातार बढ़ती आबादी। ऐसे में भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी दिखेगी? वो कौन सा रास्ता होगा जो हमारी जमीन को भी बचाए और सबका पेट भी भर सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाला कल तय करेगा। नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारत की खेती की। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ फसलों की नहीं बल्कि जमीन, मौसम और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है, ये वो विशाल व्यवस्था है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरती है। चलिए एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक देश हर रोज 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का पेट कैसे भरता है? ये सवाल ही अपने आप में भारतीय कृषि के पैमाने और उसकी अहमियत को साफ कर देता है। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी जमीन से, जो कि हर चीज की नींव है। फिर हम खेती की कुदरती लय को महसूस करेंगे, भारत की अलग अलग फसलों को देखेंगे और फिर इतिहास के उस मोड़ पर रुकेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी हरित क्रांति। और आखिर में हम आज की हकीकत और चुनौतियों को भी समझेंगे। तो चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं जमीन से। आखिरकार खेती की पूरी कहानी तो भूमि पर ही टिकी है। आइए देखते हैं कि भारत अपनी इस सबसे कीमती चीज का इस्तेमाल करता कैसे है। अब ये देखिए, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये कि भारत की कुल जमीन का लगभग आधा हिस्सा, सोचिए 45.5%, वो एरिया है जहां बाकायदा खेती होती है। ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद नंबर आता है जंगलों का और फिर शहरों, सड़कों जैसी जमीन का। तो ये निवेल बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत का असली खेत है, वो सारी जमीन जिस पर वाकई में फसलें और बागान लगे हुए हैं। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि भारतीय खेती का असली पैमाना कितना बड़ा है। ठीक है, तो जमीन की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि इस पे खेती होती कैसे है? भारत में खेती का पूरा ताना बाना कुदरत की लय पे बुना गया है, जो मौसम और पानी के होने या न होने से तय होता है। देखिए, भारत में 3 मुख्य फसल के मौसम होते हैं। सबसे पहले खरीफ। ये फसलें तब शुरू होती हैं जब जून में मॉनसून आता है, जैसे चावल और कपास। फिर मॉनसून के जाने के बाद आती हैं रबी की फसलें, जो बची हुई नमी या सिंचाई के पानी पर उगती हैं, जैसे गेहूं और सरसों। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गर्मी का मौसम भी आता है, जिसे जायद कहते हैं, जिसमें तरबूज और सब्जियां उगाई जाती हैं।
और पानी के हिसाब से देखें तो खेती के दो अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ है सिंचित कृषि, जो नहरों और कुओं के पानी पर चलती है। ये समझिए कि ये सेफ गेम है, यहाँ फसल की सुरक्षा ज्यादा है। और दूसरी तरफ है वर्षा निर्भर खेती, जो देश के ज्यादातर हिस्सों में होती है और पूरी तरह से मॉनसून की मेहरबानी पर टिकी है। ये सुरक्षा और निर्भरता के बीच का फर्क है। तो जमीन समझ ली, मौसम का मिजाज भी देख लिया। अब चलिए एक चक्कर लगाते हैं भारत के खेतों का और देखते हैं कि यहाँ असल में उगता क्या क्या है। भारत में फसलों की जो वैरायटी है वो वाकई कमाल की है। सबसे पहले बात करते हैं उन दानों की जो सच में जिंदगी है। चावल, ये देश की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है और खरीफ की फसल है। और फिर है गेहूं, भारत का दूसरा सबसे जरूरी अनाज और रबी के मौसम की पहचान, खास तौर पर उत्तर भारत में। ये दोनों फसलें ही भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। अच्छा, पेट भरने के अलावा कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है, जैसे कि गन्ना, जो हमारी चीनी की मिठास बनता है। फिर आता है कपास, जिससे हमारा कपड़ा उद्योग चलता है। और हाँ, चाय को कैसे भूल सकते हैं, जिसने भारत को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है। लेकिन इतनी सारी फसलों के बावजूद एक वक्त ऐसा था जब देश के पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पूरा अनाज नहीं था। और यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जिसने भारतीय खेती की और देश की तकदीर ही बदल दी। तो ये हरित क्रांति थी क्या? देखिए, ये 1960s के दशक में शुरू हुआ एक मिशन था। इसका फॉर्मूला सिंपल था, बेहतर किस्म के बीज, पानी के लिए मॉडर्न सिंचाई और केमिकल खाद। इन तीनों चीजों ने मिलकर खास तौर पर गेहूं के उत्पादन में एक तरह का जादू कर दिया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, आज़ादी के बाद देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। तब बाहर से, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपीन से चावल के कुछ जादुई बीज लाए गए। इन्हें पंजाब, हरियाणा जैसी जगहों पर, जहां सिंचाई की सुविधा थी, एक पूरे पैकेज की तरह लागू किया गया। और नतीजा तो कमाल का था। उत्पादन इतना बड़ा कि भारत खाने के मामले में विदेशी मदद पर निर्भर रहने की जगह आत्मनिर्भर हो गया। पर रुकिए, कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। असल में हरित क्रांति एक दो-धारी तलवार साबित हुई। हाँ, एक तरफ इसने देश को आत्मनिर्भर बनाया, किसानों की आमदनी बढ़ाई, लेकिन दूसरी तरफ इसके फायदे कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गए, जिससे अमीर और गरीब राज्यों का फर्क बढ़ा। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था जमीन और पानी का। केमिकल के इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत बिगाड़ दी। और यही जो नुकसान वाली बात है ना, वो हमें आज की हकीकत पर लाकर खड़ा कर देती है। हरित क्रांति ने पुरानी मुश्किलें तो सुलझा दी, पर कुछ ऐसी नई चुनौतियां खड़ी कर दी जिनसे आज हमारे किसान जूझ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से इस एक नंबर में छिपी है। 60%। भारत के 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है। अब जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत कम आमदनी। इस पर कोई बड़ी मशीन भी नहीं चल सकती और आखिर में ये सौदा अक्सर घाटे का ही रहता है। ये भारतीय खेती की एक बहुत बड़ी बनावटी समस्या है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज भी देश के ज्यादातर किसान मॉनसून के भरोसे बैठे हैं। हर साल एक तरह का जुआ खेलते हैं। जिन इलाकों में हरित क्रांति आई थी, वहां अब जमीन की ताकत ही खत्म हो रही है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि खेती से साल भर का रोजगार नहीं मिलता, जिससे लाखों लोग छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खेती की जो असल जड़ है समस्या की, उसे इस एक लाइन में कहा जा सकता है: बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर हैं। सारा का सारा दबाव इसी बात का है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक तरफ मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, दूसरी तरफ आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत की अगली कृषि क्रांति कैसी होगी? क्या वो टेक्नोलॉजी से आएगी या फिर हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का कोई नया तरीका खोजना होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा। भारतीय कृषि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस देश की रीढ़ है। एक ऐसा विशाल सिस्टम जो अरबों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, उनकी रोजी रोटी का आधार है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला ये देश आखिर अपना पेट भरता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है,
है ना? और इसका जवाब छिपा है भारत की जमीन, यहाँ के मौसम और इसके इतिहास की गहराइयों में। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और भारतीय कृषि को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जमीन को समझना होगा। देखिए, भारत में जमीन को नापने का काम 2 अलग-अलग सरकारी विभाग करते हैं। एक है भू राजस्व विभाग, जो ये हिसाब रखता है कि जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और इसका आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो देश का पक्का आधिकारिक भौगोलिक क्षेत्र बताता है, जो बदलता नहीं है। अब ये जो विशाल जमीन है, इसे कई हिस्सों में बांटा गया है। सोचिए, एक बड़े से केक की तरह, जिसके अलग अलग स्लाइस हैं। कुछ हिस्सा जंगल है, कुछ पर सड़कें और फैक्ट्रियां बनी हैं, कुछ बंजर हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी टुकड़ा है, वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये वो जमीन है जिस पर असल में फसलें लहलहाती हैं। तो जमीन की बात तो हो गई, पर जमीन तो बस एक कैनवस है। असली कहानी तो खेती की उस लय में है जो भारत के मौसम के साथ साथ चलती है। भारत में खेती का कैलेंडर मुख्य रूप से 3 मौसमों में बटा है। सबसे पहले आता है खरीफ, जो मॉनसून की पहली फुहार के साथ शुरू होता है। इसमें चावल और कपास जैसी फसलें होती हैं। फिर आती हैं सर्दियां और साथ में रबी की फसल, मतलब गेहूं और सरसों का मौसम। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, जायद, जिसमें तरबूज और सब्जियां उगाई जाती हैं। अब पानी के हिसाब से देखें तो भारत में खेती की 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सिंचित कृषि, मतलब जहां नहरों और ट्यूबवेल से पानी का पक्का इंतजाम है। और दूसरी तरफ है वो विशाल भारत जो आज भी बारिश के लिए आसमान की तरफ देखता है, यानी वर्षा आधारित कृषि। और यहीं पर भारतीय खेती का सबसे बड़ा जुआ खेला जाता है। अब बात करते हैं भारतीय कृषि के इतिहास के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की। एक ऐसा दांव जिसने एक भूखे देश की किस्मत ही पलट दी। आजादी के बाद का भारत अनाज की भारी किल्लत से जूझ रहा था। 1960 के दशक में हालात इतने बिगड़े कि लगातार 2 साल भयानक सूखा पड़ा। देश में एक बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो गया था और हमें दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ रहा था। लेकिन फिर एक छोटे से बीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये कोई मामूली बीज नहीं था। इसी को नाम दिया गया हरित क्रांति। हुआ ये कि गेहूं और चावल के कुछ ऐसे जादुई बीज लाए गए जो बहुत ज्यादा पैदावार देते थे। लेकिन इन बीजों को चाहिए था एक पूरा पैकेज, केमिकल खाद और बेहतर सिंचाई। और जब ये तीनों चीजें मिली तो उत्पादन में जो उछाल आया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। इसका नतीजा कमाल का था। भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। जो देश कल तक अनाज मांग रहा था, अब दुनिया को खिलाने की स्थिति में था। खेती में आधुनिक तकनीकें आईं और कई इलाकों में किसानों की आय जबरदस्त तरीके से बढ़ी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस क्रांति का फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ ही इलाकों को मिला, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। ये क्रांति गेहूं और चावल तक ही सिमट कर रह गई। और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारी जमीन की सेहत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, हरित क्रांति की कहानी भले ही गेहूं और चावल के इर्द गिर्द घूमती हो, पर भारत की खेती का कैनवस इससे कहीं ज्यादा बड़ा और रंगीन है। तो चलिए देखते हैं इस देश की मिट्टी में और कौन-कौन से खजाने उगते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में जितनी भी जमीन पर खेती होती है, उसका 2/3 हिस्सा यानी लगभग 66% सिर्फ अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरना कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और इन अनाजों में सबसे ऊपर हैं चावल और गेहूं। चावल तो देश की ज्यादातर आबादी का मुख्य भोजन है और गेहूं दूसरी सबसे जरूरी फसल है, खासकर उत्तर और मध्य भारत की जान। लेकिन कहानी सिर्फ गेहूं चावल पर खत्म नहीं होती। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी जैसे पौष्टिक मोटे अनाज, प्रोटीन का खजाना यानी तरह तरह की दालें और हमारे खाने में स्वाद का तड़का लगाने वाले तेल के लिए तिलहन भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। और हाँ, खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, ये अर्थव्यवस्था का इंजन भी है। कपास, जिसे सफेद सोना कहते हैं, और जूट यानी गोल्डन फाइबर, ये हमारे कपड़ा उद्योग की रीढ़ हैं। तो वहीं असम के हरे भरे बागानों की चाय और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है।
चलिए अब वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि आज भारतीय कृषि और यहाँ का किसान किन बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद सबसे बड़ी और बुनियादी चुनौती है जमीन का छोटा और बटा हुआ होना। सोचकर देखिए, भारत में 60% से ज्यादा किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब इतनी छोटी सी जमीन पर आधुनिक खेती करके मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आज भी एक बड़ा हिस्सा अनियमित मॉनसून पर निर्भर है। जिस जमीन ने हमें हरित क्रांति दी, वही जमीन अब केमिकल के बोझ तले दब रही है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और छोटे किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में भारत की अगली कृषि क्रांति का चेहरा कैसा होगा? इसका जवाब ही भारत के भविष्य की खाद्य सुरक्षा को तय करेगा। जरा सोचिए, एक देश जो खाने के एक एक दाने के लिए तरस रहा था, वो अचानक कुछ ही दशकों में दुनिया का पेट भरने लगा। ये कहानी है भारत की और उसकी जबरदस्त हरित क्रांति की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो अकाल की कगार पर खड़ा था, वो दुनिया की फूड पावर हाउस कैसे बन गया? ये सिर्फ खेती-बाड़ी की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जिद की, एक कमाल की सोच की और उस टेक्नोलॉजी की जिसने सच में करोड़ों लोगों की किस्मत पलट कर रख दी। तो चलिए मिलकर इस पूरे सफर को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से। भारत को अभी-अभी आज़ादी मिली थी, लेकिन इस आज़ादी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी दरवाजे पर खड़ी थी। एक ऐसी चुनौती जो देश के होने या ना होने पर ही सवाल खड़ा कर सकती थी। 1947 के बाद भारत में खाने की बहुत बड़ी किल्लत थी। हालत कुछ ऐसी थी कि जो खेती होती थी वो बस जैसे तैसे गुजारे के लिए ही हो पाती थी, और आबादी इतनी बड़ी कि देश को अपने लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से दूसरे देशों से अनाज आयात करना पड़ता था। हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थे। और फिर इस मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया देश के बंटवारे ने। बंटवारे में हुआ ये कि जो हमारी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन थी, जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, उसका लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 पाकिस्तान में चला गया। अब सोचिए संकट कितना गहरा हो गया होगा। हम सचमुच एक भयानक अकाल के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां बड़ी चुनौती होती है वहीं कोई बड़ा रास्ता भी निकलता है, और ठीक ऐसा ही हुआ। इसी मुश्किल के अंधेरे से एक ऐसा क्रांतिकारी सॉल्यूशन निकला, एक ऐसा आइडिया जिसने भारत की खेती का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे नाम दिया गया द ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। और ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं थी, नहीं, ये एक मिशन था, एक देशव्यापी मिशन जिसका एक ही लक्ष्य था, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी कीमत पर। तो सवाल ये है कि ये क्रांति काम कैसे करती थी? देखिए, इसका आधार था एक पैकेज टेक्नोलॉजी। इसमें 3 चीजें थीं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज थी हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब ज्यादा पैदावार देने वाले बीज। ये कोई आम बीज नहीं थे, ये खास किस्म के बीज थे। गेहूं के बीज मेक्सिको से लाए गए और चावल के फिलीपींस से। इनकी खासियत थी कि ये बहुत ज्यादा फसल देते थे। दूसरा कदम, अब इन खास बीजों को खास पोषण भी चाहिए था, है ना? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू हुआ ताकि फसल को पूरा पोषण मिले और कीड़े भी ना लगें। और तीसरा और बहुत जरूरी कदम था सिंचाई का विस्तार, क्योंकि इन बीजों और खाद को पानी की बहुत जरूरत थी। तो ये पक्का किया गया कि खेतों तक पानी लगातार पहुंचता रहे। और इसका नतीजा? नतीजा सच में हैरान कर देने वाला था। जो भारत कल तक दाने दाने के लिए संघर्ष कर रहा था, आज उसके गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज भरा हुआ था। ये जो बदलाव था ना, ये किसी जादू जैसा ही था। सोचिए, वो देश जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बना, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को अनाज एक्सपोर्ट करने लगा था। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो कमाल ही हो गया। यहाँ गेहूं का उत्पादन इतना बढ़ा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। सच कहें तो इन्हीं राज्यों ने देश को फूड सिक्योरिटी की गारंटी दी। और इस नई खुशहाली का असर ये हुआ कि अब खेत पूरे साल हरे भरे रहने लगे।
मतलब खरीफ के मौसम में चावल, कपास, ज्वार, फिर रबी में गेहूं, चना, सरसों और जायद में फल और सब्जियां। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी और हम सबकी थाली में भी वैरायटी आ गई। लेकिन जैसा हर कहानी के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी एक सवाल उठता है, क्या इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे कोई छुपी हुई कीमत भी थी? बिल्कुल थी। इस तेज रफ्तार तरक्की के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी हुए जिनके बारे में शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देखिए, एक तरफ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। देश खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमारी खेती मॉडर्न हो गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, अमीर और गरीब किसानों के बीच का फासला और बढ़ गया और देश में भी कुछ इलाके तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन कई इलाके पीछे छूट गए। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पौधा है। अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा पानी और खाद देंगे तो क्या होगा? वो पौधा धीरे धीरे बीमार पड़ जाएगा ना, है ना? बस ठीक यही हमारी जमीन के साथ हुआ। ज्यादा सिंचाई और केमिकल्स के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी की जो अपनी नेचुरल शक्ति थी उसे धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो साफ है कि हरित क्रांति हर समस्या का समाधान नहीं थी। आज भी इंडियन एग्रीकल्चर के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। जैसे 60% से ज्यादा किसानों के पास बहुत ही छोटे खेत हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम। खेती में पूरे साल रोजगार नहीं मिलता और देश के कई हिस्सों में आज भी किसान अच्छी बारिश के लिए मानसून पर ही निर्भर हैं। उत्पादकता भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफी कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या? इन सारी चुनौतियों को देखते हुए भारतीय खेती का भविष्य कैसा होगा? ये बात हरित क्रांति की पूरी कहानी को एक लाइन में बयां करती है कि इसकी नीतियों ने अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। मतलब इसने देश को भुखमरी से तो बचा लिया, ये सच है, लेकिन साथ ही एक ऐसा सोशल और रीजनल इम्बैलेंस भी पैदा कर दिया जिसका असर हम आज तक देख रहे हैं। और हम सब के लिए सोचने वाला सवाल यही है, हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी हकीकत है। ऐसे में भारत की जो अगली कृषि क्रांति होगी उसका काम सिर्फ हमारा पेट भरना नहीं होगा, उसे हमारी जमीन को भी बचाना होगा और हमारे लोगों का पोषण भी करना होगा। तो सवाल ये है कि वो अगली क्रांति आखिर कैसी दिखेगी?